हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एनजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 11 जुलाई। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 11 जुलाई 2022 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको बताई गई है। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जिससे ऐसे ही वीडियोज का नोटिफिकेशन अब तक रोजाना पहुंचती रहे। दोस्तों लास्ट डे का रिवीजन करेंगे, नहीं तो आप भूल जाओगे कल के दिन के क्वेश्चंस को। क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। 13 एक्सप्रेसवे वाला पहला राज्य भारत का बन गया है उत्तर प्रदेश, इकलौता राज्य है। हाल ही में एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के नए एमडी और सीईओ बनाए गए हैं परितोष त्रिपाठी और विक्टर एक्सल सेन ने दोस्तों मलेशिया ओपन 2022 में पुरुष सिंगल का खिताब जीत लिया है। वहीं केरल के वन विभाग ने चेन कुरुंजी अभियान शुरू किया है और गुजरात में अब होगा 36वां राष्ट्रीय खेल। 36वां राष्ट्रीय खेल दोस्तों 7 सालों के बाद आयोजित किया जा रहा है। पंजाब नेशनल बैंक ने दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के साथ समझौता किया है और पीएनबी रक्षक प्लस योजना के लिए योजना जो है लॉन्च करा हुआ है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी ने स्वनिधि महोत्सव का शुभारंभ किया है। स्वनिधि आप ऐसे लिखेंगे, स्वनिधि, इसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। ये एक योजना थी, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। अभी हाल ही में उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है आर के गुप्ता को। राजीव कुमार जी दोस्तों भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। वहीं नरेंद्र मोदी जी ने अक्षय पात्र मध्याह्न भोजन रसोई का उद्घाटन किया है, जो कि इस्कॉन के द्वारा चलाया जाता है। आईसीसी टेस्ट की नवीनतम रैंकिंग जारी हुई और नई रैंकिंग में विराट कोहली टॉप 10 से 2016 के बाद पहली बार बाहर हुए हैं, 13वें स्थान पर ही आ गए हैं। तो ये तो टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे, जिनको आपने क्विकली रिवीजन किया। डिटेल के लिए आप कल की वीडियो जरूर देखिएगा। अब बात करेंगे आज के दिन के शानदार क्वेश्चंस की। आज के दिन का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन के महासचिव मोहम्मद बारकिंडो का निधन हो गया? तो मोहम्मद बारकिंडो दोस्तों ओपेक के ये महासचिव थे और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। इनका निधन 63 वर्ष की उम्र में हुआ है। यहाँ पर आप देख पाएंगे आर्टिकल, ओपेक सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद बारकिंडो डाइज एट एज 63 में। जुलाई महीने में ही 6 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा था। 6 साल से ये अध्यक्ष पद पर थे और इसी महीने में इनका कार्यकाल पूरा होने वाला था, लेकिन कुछ ही दिन पहले इनकी मृत्यु हो गई। ये पद पर रहते हुए ही चल बसे। फिलहाल ओपेक जो है दोस्तों, ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी कि पेट्रोलियम को एक्सपोर्ट करने वाले देशों का एक ये संगठन है। इसमें 13 सदस्य देश हैं और ये 13 सदस्य वही हैं देश जो पेट्रोलियम को एक्सपोर्ट करते हैं, यानी कि जिनसे और अन्य देश जो है पेट्रोलियम खरीदते हैं। तो ओपेक के महासचिव थे मोहम्मद बारकिंडो, इनका निधन हो गया है दोस्तों। इनकी जगह पर अब कुवैत के हैथम अल घेस को नियुक्त किया गया है नया महासचिव। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखेंगे। हैथम अल घेस अब ओपेक के नए महासचिव होंगे। ओपेक की स्थापना 1960 में हुई थी, हालांकि पावर में 1961 में आया था। बगदाद में इराक में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन वियना में ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर है। याद रखिएगा, हेडक्वार्टर अलग है और स्थापना इसकी अलग जगह पर हुई थी। सदस्य देश हैं इसके 13। ओपेक क्लियर है। दुनिया भर में तेल कितना महंगा करना है, कितना सस्ता करना है, यही लोग डिसाइड करते हैं। अगला देखते हैं, हाल ही में एफसीआरए नियमों में हुए बदलाव के चलते बिना अफसर को बताए विदेशों से कितनी राशि भेजी जा सकती है भारत में? तो दोस्तों अब 10 लाख रुपए तक भेज सकते हैं विदेशी, या कहें कि विदेश में रहने वाले भारतीय अपने भारत में रहने वाले परिवार वालों को। इसके लिए गृह मंत्रालय ने एफसीआरए नियमों में बदलाव किया हुआ है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, गवर्नमेंट अमेंड एफसीआरए रूल्स अलाउ किन टू फ्रीली सेंड 10 लाख रुपीज। तो 10 लाख रुपए तक अब वो भारत में भेज सकते हैं। कोई भी मतलब जो भारतीय विदेशी हो या फिर कोई भी विदेशी हो, भारत में अब 10 लाख रुपए तक भेज सकते हैं। प्राप्त करने की अनुमति है बिना सरकार की अनुमति लिए। पहले, इससे पहले 1 लाख रुपए तक भेजा जा सकता था, और अगर 1 लाख के ऊपर राशि अगर भेजता कोई तो फिर उसको सरकार से अनुमति लेनी पड़ती थी, और वो अनुमति 30 दिनों में लेनी पड़ती थी। लेकिन अब क्या होगा कि अब 10 लाख रुपए तक भेज सकते हैं, और इसके बाद भी ये भी कहा गया है, ये भी सुधार किया गया है कि 30 दिनों के बजाय 90 दिनों का टाइम मिलेगा सरकार को सूचित करने के लिए। ठीक है, यानी कि अगर आप पैसे भेजो तो सरकार को सूचित करना पड़ता था। यही था एफसीआरए रूल। एफसीआरए मतलब कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ये लाया गया था 2002 में। ठीक है, तो इसके तहत ही ये सभी चीजें चल रही हैं। तो इसमें अब नया अमेंडमेंट लाया गया है।
तो विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम में सुधार किया गया है। गृह मंत्रालय के द्वारा राजपत्र जारी करके इसमें सुधार करने की घोषणा करी गई है। क्लियर है ना, बिल्कुल समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने इस्तीफा दे दिया? तो देखिए दोस्तों, श्रीलंका में स्थिति बहुत बुरी चल रही है। वहां के जो अभी कुछ दिन पहले ही नए प्रधानमंत्री बने थे रानिल विक्रमसिंघे, इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। और स्थिति ये आ गई है दोस्तों कि पूरा का पूरा कब्जा तो हो ही गया है, और साथ ही साथ वहां के प्रेसिडेंट के जो स्विमिंग पूल है उसमें जा करके खूब नहा रहे हैं सब। मतलब ये सभी तस्वीरें आ रही हैं। फिलहाल यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, श्रीलंकन पीएम अनाउंस रेजिग्नेशन एज कंट्री विटनेस वर्सनिंग इकोनॉमिक क्राइसिस। देखो, इन्होंने भी इस्तीफा दे ही दिया है। गोटाबाया राजपक्षे ने भी अब अनाउंस कर दिया है, हालांकि अभी वो पता नहीं है कहां पर भाग निकले हुए हैं, लेकिन उन्होंने भी अनाउंस कर दिया है कि 14 जुलाई को आने वाले 2-4 दिन में वो भी इस्तीफा दे ही देंगे। ठीक है ना। अगर आप श्रीलंका की स्थिति देखना चाहोगे तो आप मैप में यहाँ पर पोजीशन देख सकते हो। ये रहा अपना प्यारा भारत और नीचे है श्रीलंका। ठीक है, तो श्रीलंका में ही ये सभी अभी बवाल चल रहा है। ये है श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल दोस्तों कोलंबो भी होती है, और यहाँ की कैपिटल श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टी भी होती है। ठीक है ना। तो यहीं पर हो रहा है बवाल, और फिलहाल बहुत ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस से ये जूझ रहा है श्रीलंका। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने आपको बताया था कि $48 मिलियन का सहयोग दिया था यूनाइटेड नेशन ने। हालांकि भारत ने $3 बिलियन का सहयोग किया है। इसके अलावा भारत ने बहुत सारे खाद्य सामग्रियां वगैरह भी भिजवाई हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस एयरलाइंस को डीजीसीए के एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट मिला है? तो दोस्तों, आकाशा एयरलाइन को फिलहाल फाइनली डीजीसीए का एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट मिल चुका है। एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट के बारे में अभी मैं आपको समझाऊंगा, यहाँ पर पहले आर्टिकल देख लो आप। आकाशा एयरलाइन जो है दोस्तों, ये राकेश झुनझुनवाला का है, जो कि इंडिया के वारेन बफे कहे जाते हैं, शेयर मार्केट के सबसे बड़े महागुरु माने जाते हैं राकेश झुनझुनवाला। तो उन्हीं की ओन वाली कंपनी है, ऑनरशिप वाली आकाशा एयरलाइंस। ये अब एयरलाइंस का लाइसेंस पा गई है डीजीसीए के द्वारा। ठीक है ना। अब एओसी पाई हुई है, यानी एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट। ये होता क्या है, ये समझ लो एक प्रकार से अगर आपको अपनी एयरलाइन चलवानी है ना, तो उसके लिए जो सबसे अंतिम सर्टिफिकेट चाहिए, सबसे लास्ट में, मतलब जब ये हो कि ये वाला सर्टिफिकेट मिल जाए तो बस मेरी अब जहाज उड़ चलेगी, तो बस वही वाला ये सर्टिफिकेट है, एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट। यानी फाइनली अब फाइनल हो गया है कि आकाशा एयरलाइन भी अपना कॉमर्शियल फ्लाइट अब शुरू कर सकेगी। ठीक है। आकाशा एयरलाइन, ध्यान रखिएगा, राकेश झुनझुनवाला की है, और ये शेयर मार्केट के सबसे बड़े निवेशक कहे जाते हैं। तो अब इनका जो एयरलाइन है वो उड़ान भरने को बिल्कुल तैयार है। अगला देखते हैं। हाल ही में विंबलडन महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो विंबलडन ओपन भी दोस्तों हो चुका है। विंबलडन ओपन ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट होता है। इसमें विमेन एकल का यानी कि विमेन सिंगल का खिताब जीत लिया है एलिना रिबाकिना ने। एलिना रिबाकिना दोस्तों कजाकिस्तान की हैं, और कजाकिस्तान की पहली टेनिस खिलाड़ी ये बन गई हैं कोई सा भी ग्रैंड स्लैम जीतने वाली। यानी कजाकिस्तान के इतिहास में अभी तक कोई सा भी ग्रैंड स्लैम नहीं आया था, और इसको जीतने वाली ये पहली कजाकिस्तानी बन गई हैं। ओके, तो एलिना रेबिकिना ने जीत लिया है विंबलडन ओपन। इन्होंने किसको हराया है? इन्होंने ट्यूनेशिया के आंस जबूर को हराया हुआ है विमेन एकल का खिताब जीतने के लिए। विंबलडन ओपन साल का तीसरा ग्रैंड स्लैम होता है, और दुनिया का सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम होता है ये। और ये कहां पर मैदान में, किस प्रकार के मैदान में खेला जाता है? ग्रीन ग्रास कोर्ट के मैदान पर खेला जाता है, और इसके लिए व्हाइट ड्रेस में खिलाड़ी खेलते हैं। इस ड्रेस में, व्हाइट ड्रेस में खिलाड़ी खेलते हैं। ये क्वेश्चन में भी बन सकता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन अगर बात करें हम लोग इस साल का, चूंकि 2 ओपन ऑलरेडी हो चुका है, तीसरा ये था, तो इससे पहले जो 2 हुए हैं उनके भी विजेताओं के नाम जान लो। ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था एश्ले बार्टी ने, ऑस्ट्रेलिया की ही रहने वाली है, लेकिन इसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया, मतलब संन्यास ले लिया टेनिस से। फ्रेंच ओपन 2022 महिला एकल का विजेता इगा स्विटेक बनी, पोलैंड की हैं इगा स्विटेक। ये इस बार बीच में ही बाहर हो गई थी। पोलैंड की खिलाड़ी इगा स्विटेक ने फ्रेंच ओपन जीता, और अब विंबलडन ओपन एलिना रेबिकिना ने जीत लिया। यहाँ पर विमेन सिंगल्स की बात हो रही है, अभी आगे हम लोग मेन सिंगल की भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूंगा यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का क्रांति बैच, जिसके बारे में कल संडे चर्चा पर बातचीत चली थी, चर्चा हुई थी। क्रांति बैच लाने की आप लोगों से फीडबैक लिया गया, आप लोगों ने सजेशंस दिए, और उसके बाद ये बैच लाया गया है। इस बैच की विशेषता क्या है? सबसे खास विशेषता तो ये है कि आपको कोर्स के साथ साथ ऑफलाइन बुक भी भिजवाई जाएगी आपके घर पर। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के लिए ऑफलाइन बुक आपके लिए आपके घर तक पहुंचाई जाएगी, जिससे आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सकोगे।
दूसरी खास बात, इतना वाइड सिलेबस है इसका, यानी कि हर एक सब्जेक्ट आने वाले हैं और उन हर एक सब्जेक्ट को चैप्टर वाइज डिटेल के साथ आपको पढ़ाया जाएगा। डिटेल क्लास नोट्स दी जाएगी, करंट अफेयर की ई बुक आपको एग्जाम तक फ्री दिया जाएगा और पूरा का पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट कराया जाएगा एग्जाम से पहले पहले। साथ ही साथ एंड में 15 फुल प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व कराए जाएंगे, जिससे आप अपना मतलब स्पीड वगैरह, एक्यूरेसी वगैरह भी बढ़ा सको। ये सारी चीजें मिल रही हैं दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 2 दिनों के लिए 799 में। ध्यान रखिएगा 2 दिनों के लिए 799 में है आप लोग की रिक्वेस्ट पर। इसके बाद प्राइजेस इसके बढ़ जाएंगे। इसमें मेरा भी इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा लगने वाला है, क्योंकि बुक्स वगैरह पब्लिश करानी होगी, ठीक है ना। तो ये आप बैच ज्वाइन कर सकते हो, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का बैच, अभी जाकर के एमजेटी ऐप पर, ठीक है ना। एमजेटी ऐप पर अभी देखो, अगर आपको कोर्स नहीं शो हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप व्हाट्सएप कर सकते हो और अपना मतलब ज्वाइनिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो कि चलो हमें लेना है, कंफर्म कर दो, ठीक है ना। और इसके लिए अभी प्रॉपर तरीके से डिजाइन किया जा रहा है, कुछ चीजें उसमें ऐड करी जा रही हैं और जैसे ही सब कुछ ऐड हो जाता है तो वो शो भी कर दिया जाएगा। अभी अगर शो नहीं हो रहा है तो आपको व्हाट्सएप कर देना है सिंपली, ठीक है ना। व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन में है, ध्यान रखिएगा। शुरू के 2 दिनों के लिए 799 में है, इसके बाद प्राइजेस इसके बढ़ जाएंगे। क्लियर। चलिए, सभी सब्जेक्ट का पूरा कंप्लीट तैयारी होगी, मैथ रीजनिंग भी रहेगा इसमें, इस बार केवल जीएस बैच नहीं रहेगा, सब कुछ रहेगा इसमें। ये सारी चीजें आपको एमजेटी ऐप पर मिलेंगी। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के एमजेटी ऐप डाउनलोड करना है, वहीं पर जाकर के वीडियो कोर्स में जाकर के आप प्राप्त कर पाओगे, ठीक है। वैसे मैं कैटेगरी शो कर दूंगा, बाकी चीजें हाइड किए रहूंगा क्योंकि अभी उसमें सब कुछ फिलअप हो रहा है। जैसे ही चीजें ऐड कर दी जाएंगी उसके बाद से कोर्स लाइव हो जाएगा। लाइव और रिकॉर्डेड दोनों प्रकार की क्लासेस में चलनी स्टार्ट हो जाएंगी आज से। अगला, हाल ही में किसे दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन में फोर्स कमांडर के रूप में नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम जी को नियुक्त किया गया है साउथ सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन में फोर्स कमांडर के रूप में। अब देखो, संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत दोस्तों दुनिया भर में शांति स्थापित करने के लिए पीस कीपिंग फोर्स स्थापित करी जाती है, लगाई जाती है, जहां जहां पर दोस्तों मतलब कि शांति नहीं होता है, ठीक है। अमूमन देखा जाता है अफ्रीकन कंट्रीज में ऐसा होता है, तो वहां पर यूएन की पीस कीपिंग फोर्स होती है और उस यूएन की पीस कीपिंग फोर्स में दोस्तों क्या होता है कि दुनिया भर के तमाम मिलिट्री ऑफिसर्स जो हैं वो जाते हैं और उनको नियुक्त किया जाता है, जिससे वो वहां पर शांति व्यवस्था स्थापित कर सके। तो उसी में फोर्स कमांडर अभी एक यूएन की पीस कीपिंग फोर्स में फोर्स कमांडर नियुक्त किया गया है। किसको? मोहन सुब्रमण्यम जी को। लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम ये भारत के हैं, इंडियन आर्मी के हैं और ये अपॉइंट किए गए हैं। क्लियर है। तो यूएन सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस जी के द्वारा इन्हें अपॉइंट किया गया है साउथ सूडान में। साउथ सूडान की अगर बात करें तो ये संयुक्त राष्ट्र सबसे लास्ट सदस्य देश है, यानी 193वां सदस्य देश है दक्षिण सूडान जो है। चलो वर्ल्ड मैप में आपको दिखा देता हूँ साउथ सूडान है कहाँ पर, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। आप देखोगे अगर वर्ल्ड मैप में तो ये रहा अपना प्यारा भारत, और यहाँ से अपने प्यारे भारत से अगर आप आओगे अफ्रीकन कंट्रीज में तो सबसे पहले तो यहाँ पर एक देश दिखेगा सूडान, लेकिन यहाँ पर सूडान की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है साउथ सूडान की। ये जो देश है इसकी बात हो रही है, ये साउथ सूडान है और सूडान अलग देश है, ध्यान रखिएगा। सूडान जो साउथ सूडान है इसकी कैपिटल होती है जुबा। क्या होती है? जुबा होती है इसकी कैपिटल। और यहाँ के करंट टाइम पर प्रेसिडेंट हैं सल्वा किर मियादित। कौन है? सल्वा किर मियादित। यहाँ पर मैंने लिख रखा है तो आप पढ़ सकते हो, सल्वा किर मियादित। मुद्रा होती है साउथ सुडानीज पाउंड। क्लियर है ना? बिल्कुल। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में खारची उत्सव मनाया गया? तो खारची उत्सव दोस्तों ये त्रिपुरा में मनाया जाता है, बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, लगभग 1 हफ्तों तक चलता है खारची उत्सव। तो खारची उत्सव शुरू हो चुका है त्रिपुरा में। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल, ए सेलिब्रेशन ऑफ 14 डाइटीज इन एन हार्मोनियस अमेलगम ऑफ 2 कम्युनिटीज इन त्रिपुरा। त्रिपुरा में 14 देवी देवताओं के लिए ये उत्सव मनाया जाता है। यहाँ पर 14 देवी देवताओं की पूजा की जाती है। 1 सप्ताह तक ये चलता है खारची महोत्सव त्रिपुरा में। हालांकि ये एक देखिए यहाँ पर 14 देवी देवताओं की पूजा की जा रही है तो हिंदू धर्म का हुआ बात, ठीक है ना, लेकिन ये अमूमन आदिवासी त्योहार है, आदिवासी के द्वारा वहां पर मनाया जाता है, ठीक है ना। देखो देवी देवता जो हैं ये हिंदू धर्म में है और आदिवासियों का जो त्योहार होता है अमूमन वो प्राकृतिक पूजा करते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं, फसलों की पूजा करते हैं, ये सभी चीजें होती है, या फिर उनके अलग अलग गॉड होते हैं। तो लेकिन यहाँ पर जो है 14 देवी देवताओं की
पूजा होती है। तो एक प्रकार से कहें कि इसकी उत्पत्ति हिंदू धर्म से जुड़ी हुई है। जो सिविल सर्विसेज वगैरह के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे उनसे ये सब चीजें पूछी जा सकती है। बाकी 1 डे एग्जाम के लिए तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो फिलहाल त्रिपुरा के बारे में अगर बात करेंगे दोस्तों, त्रिपुरा आप देख पाओगे मैप में कहां पर है, यहां पर है। 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है त्रिपुरा। ध्यान रखिएगा, 3 तरफ से बांग्लादेश से त्रिपुरा घिरा है। क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। अगरतला यहाँ की कैपिटल है। मणिक साहा अभी नए यहाँ के सीएम बने हैं, चीफ मिनिस्टर बने हैं, बीजेपी पार्टी से हैं। सत्यदेव नारायण आर्य जी यहाँ के हैं गवर्नर। कमल सागर झील, रुद्र सागर, अमर सागर, ये तीनों झीलें यहीं पर हैं। गोरिया नृत्य, होजागिरी नृत्य और लेबांग नृत्य भी मनाया जाता है। और क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, राजबरी नेशनल पार्क, ये त्रिपुरा में ही है। क्लियर है? अगला देखते हैं। अच्छा, ग्रुप डी का जीएस बैच है, ये तो चल ही रहा है। इस बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस वगैरह सब कुछ यहाँ पर चलती हैं। डेली क्लासेस का डिस्क्रिप्शन में टाइमिंग भी दिया गया है, तो आप जाकर के देख सकते हो कब कब कौन कौन सी क्लासेस चल रही हैं इस टाइम पर। अगला, हाल ही में गुजरात में आयोजित प्राकृतिक खेती सम्मेलन को किसने संबोधित किया? तो अभी प्राकृतिक खेती सम्मेलन दोस्तों गुजरात के सूरत में आयोजित किया गया। कहां पर? गुजरात के सूरत में। और उसको अभी वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने संबोधित किया है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, पीएम मोदी टू वर्चुअली एड्रेस गुजरात नेचुरल्स फार्मिंग कॉन्क्लेव ऑन संडे। तो पीएम मोदी जी ने दोस्तों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्राकृतिक सम्मेलन को संबोधित किया। इसको बढ़ावा देने के लिए लोगों से आग्रह किया। अभी मार्च 2022 में पीएम मोदी जी ने गुजरात पंचायत महासम्मेलन को भी संबोधित किया था। उसमें उन्होंने लोगों से आह्वान किया था कि कम से कम हर एक गांव में 75 किसान ऐसे आओ जो प्राकृतिक खेती करने के लिए अग्रसर हो, प्राकृतिक खेती करो। ऐसा इसलिए 75 ही क्यों? 75 क्योंकि हम लोग आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर चल रहे हैं और आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। 75 साल हम लोग के पूरे होने वाले हैं आजादी के। तो इस वजह से कम 75 किसान को इन्होंने आह्वान किया था गुजरात पंचायत महासम्मेलन में। और अभी प्राकृतिक खेती सम्मेलन हुआ गुजरात के सूरत में। इसमें इन्होंने एक बार फिर से ये चीजें रिपीट करी हैं। प्राकृतिक खेती से रिलेटेड एक और पॉइंट अभी आया था। नाबार्ड ने दोस्तों इसको बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया था। इसके अलावा यहाँ पर पंचायत आपको दिख रहा है। यहाँ से मुझे एक पॉइंट याद आ गया, गुजरात बन गया पहला ऐसा राज्य जो बालिका पंचायत शुरू किया था। बालिका पंचायत शुरू किया था। इसके तहत बालिकाओं के द्वारा पंचायत बैठक बुलाई जाती है, उसके अध्यक्ष वगैरह सब बालिकाएं रहती हैं, जिससे बालिकाओं को भी राजनीति में लाया जाए। क्लियर है ना? बिल्कुल। चलिए अगला देखते हैं। विंबलडन ओपन 2022 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है दोस्तों नोवाक जोकोविच ने। सर्बिया के खिलाड़ी हैं, जबरदस्त खिलाड़ी हैं और इन्होंने विंबलडन ओपन 7वीं बार जीत लिया है। यहां पर आप आर्टिकल देख पाओगे, विंबलडन ओपन 2022 का मेंस सिंगल फाइनल जो है ये नोवाक जोकोविच ने जीत लिया है किर्गियोस को हरा करके। इनका 7th विंबलडन ओपन था, 7वीं बार इन्होंने जीता। ओवरऑल इनका 21वां ग्रैंड स्लैम का खिताब था। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के निक किर्गियोस को हराया है। अब नोवाक जोकोविच के 21 ग्रैंड स्लैम खिताब हो गए हैं। राफेल नडाल के 22 ग्रैंड स्लैम खिताब है। देखना है यूएस ओपन कौन जीतता है। अगर ये यूएस ओपन जीत लेते हैं तो फिर से एक बार से ये राफेल नडाल के बराबर आ जाएंगे, और बिल्कुल आएंगे। नोवाक जोकोविच बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। पिछली बार आपने देखा 2021 वाले सत्र में 4 में से 3 ग्रैंड स्लैम अकेले नोवाक जोकोविच ने जीते थे, और अभी देखो 3 हुआ है, उसमें से 1 ये जीत चुके हैं, 2 राफेल नडाल जीते हैं। फिलहाल नोवाक जोकोविच टोटल बात करें तो 9 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन, 2 बार फ्रेंच ओपन, 7 बार विंबलडन ओपन और 3 बार यूएस ओपन इन्होंने जीत रखा है। अच्छा, 22 ग्रैंड स्लैम तो आप जान लिए राफेल नडाल जीते हैं सबसे ज्यादा। 21 ग्रैंड स्लैम जीत लिए हैं नोवाक जोकोविच, दूसरे सबसे ज्यादा। 20 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं रोजर फेडरर, सबसे सीनियर खिलाड़ी हैं इन तीनों में से। लेकिन अभी एक टाइम था कुछ दिन पहले 20-20 पर तीनों लोग बराबरी किए होते। राफेल नडाल दोनों जीत करके आगे निकल गए और उसके बाद नोवाक जोकोविच पहुंच गए। फिलहाल ये तो रही विंबलडन ओपन की बात, जो कि हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो आप लाइक और शेयर कर दीजिए। आज 9 ही क्वेश्चन थे दोस्तों, कारण था कि कल संडे था और बहुत सारी संस्थाएं बंद होती हैं। तो आज के दिन के टॉप 9 क्वेश्चन ये थे आपके सामने। कैसी लगी है वीडियो कमेंट करके बताइएगा। समझ में आता है कि नहीं, याद हो जाता है कि नहीं, ये भी आप बताइएगा जरूर। लास्ट डे के क्वेश्चंस की बात करेंगे तो कौन सा अभियान मानव तस्करी को रोकने के लिए चलाया गया था? ऑपरेशन आहट चलाया गया था। आईएमएफ की स्थापना 1945 में करी गई थी।
आज आपको आंसर करना है 2015 में राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहां पर किया गया था। इसके अलावा भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो भी पता होगा डिटेल में जरूर आंसर करने का प्रयास करना। और हाँ, आप लोग जा करके अभी एनरोल कर लो यूपी ट्रिपल एस सी पीटी बैच को, ठीक है ना। यहाँ पर केवल कैटेगरी शो कर दी जाएगी। अभी दिन भर में कंटेंट उसका फिलअप होगा और जैसे ही कंटेंट फिलअप हो जाता है कोर्स बिल्कुल पूरी तरीके से लाइव कर दिया जाएगा। तो अभी कैटेगरी शो होगी, अभी परचेज का ऑप्शन आएगा तो आप इसे अभी परचेज कर सकते हो। क्लियर है। प्राइस है 799 अभी सिर्फ 2 दिनों के लिए, और इसके बाद प्राइजेस बढ़ जाएंगी क्योंकि इसमें ऑफलाइन बुक भी आपके घर तक आपको भिजवाना है। ठीक है, तो इसी वजह से प्राइस ज़्यादा रखी गई है। मतलब अभी तक का सबसे ज़्यादा ही मैं बोलूँगा, और वैसे तो अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा नहीं है, और भी अगर लोगों को देखा जाए तो। ठीक है, तो फिलहाल जो भी क्वेरी हो, जो भी डाउट हो, तो आप व्हाट्सएप करके बात कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।